हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके साथ साथ आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने पीडीएफ नोट्स को भी मैच कर सकते हैं। इससे आपको काफी इजी हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि काफी सारी बातें ऐसी होती है जो हम नोट्स में कवर नहीं कर पाते हैं, और उसी को क्लियर करने के लिए वीडियो लेक्चर को अरेंज किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि आज हमें अपने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, hypnotics and sedatives, anticonvulsant drug, anti-anxiety drug, antidepressant drug, antipsychotic, nootropic agent, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट और ऑपोइड्स एनाल्जेसिक। तो पर्टिकुलर आज जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक की। जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है? जनरल एनेस्थेटिक को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना है एनेस्थीसिया कितने टाइप का एनेस्थीसिया होता है, किस प्रकार ये काम करता है। तो एनेस्थीसिया का नॉर्मल मतलब होता है बेहोशी, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट को बेहोश करते हैं, उसके लिए जो हम दवाई यूज करते हैं, गैसेस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया दो टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। एक होता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया, जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है, और एक होता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी ऑर्गन का ऑपरेशन कर रहे हैं, और जिसमें हमें हमारा जो पेशेंट है उसकी पूरी बॉडी को सेंसलेस करना है, उसमें हम देते हैं जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को सेंसलेस करना है, उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम आवर्स का होता है, लाइक 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, इतने का इसका क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया की ही हम बात करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया कौन सा एनेस्थीसिया होता है? जिसमें बड़ा सर्जरी, जिसमें बड़ा ऑपरेशन होता है, लाइक ऑर्गन का कोई ऑपरेशन है, हार्ट की कोई सर्जरी है, उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें हम पेशेंट की पूरी बॉडी क्या है, सेंसलेस हो जाती है। अब सेंसलेस कैसे होती है? अगर जनरल एनेस्थीसिया की आपको फिजियोलॉजी समझनी है तो आपको पढ़ना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो आपको जनरल एनेस्थीसिया आराम से समझ आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमने एचएपी में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वीडियो बना रखी है, आप उसको एक बार देख सकते हैं, तब आपको इजीली समझ आएगा जनरल एनेस्थीसिया। होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें दो टाइप की नर्व्स होती है, एक होती है सेंसरी नर्व्स और एक होती है मोटर नर्व्स। अब जिन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जो सेंसरी नर्व्स होती है वो सेंस करके ब्रेन तक लेके जाती है, जो मोटर नर्व्स होती है वो मैसेज को कन्वे करती हैं और ऑर्गन पे इफेक्ट शो कराती हैं। अब जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर सेंसरी नर्व जो सेंस करके लेके जा रहे हैं मैसेज को ब्रेन तक, उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे हमें क्या होता है, कोई भी सेंस फील नहीं हो पाता। कोई भी अगर पेन हो रहा है पर्टिकुलर ऑर्गन पे, तो पेन क्या होगा, फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंसरी नर्व है वो बीच से क्या है, ब्लॉकेज है, बंद है, जिसकी वजह से ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो आप चाहे 2 आवर्स तक, चाहे 3 आवर्स तक, जितने भी देर तक आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे ऑपरेशन करते हो, तो वो आपको फील नहीं होगा। ठीक है, आप क्या हो जाओगे, सेंसलेस हो जाओगे, कोई भी फीलिंग आपको शो नहीं होगी। इसको बोला जाता है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो एनेस्थीसिया कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। अब जनरल एनेस्थीसिया जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, इसमें पूरी बॉडी को सेंसलेस कर दिया जाता है। ठीक है, और लोकल एनेस्थीसिया कम टाइम के लिए होता है, और इसमें उसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या सेंसलेस किया जाता है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है। दोनों ही कब यूज किए जाते हैं? सर्जरी के टाइम यूज किए जाते हैं। लॉन्ग टाइम सर्जरी है या शॉर्ट टाइम सर्जरी है, डिपेंड करता है। जनरल एनेस्थीसिया की ही बात करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। यानी कि जनरल एनेस्थीसिया वो ड्रग होती हैं जो
सारे के सारे सेंसेशन को क्या कर देती है, लॉस कर देती है और कॉन्शियसनेस करा देती है। ठीक है, इसके बाद कुछ फीचर्स होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के, जैसे लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी पेन फील नहीं हो पाता। उसके बाद स्लीपी मूवमेंट्स आपको फील होगा, अनकॉन्शियसनेस फील होगा। उसके बाद एमसेनिया फील होगा। एमसेनिया कौन सी होते हैं, मेमोरी लॉस कंडीशंस होती है, जिसमें हमें ड्यूरिंग सर्जरी क्या हुआ है वो हमें याद नहीं रहता है। इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्सेशन, यानी कि जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स मूवमेंट में हो जाएंगी। उसके बाद एबोलाइजेशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, जितने भी हमारे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्व्स है वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लैक्स हो जाएंगी, यानी कि एक टाइम के बाद फिर से वो उसी कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे ही जनरल एनेस्थीसिया का जो कंडीशंस होगी, जो इफेक्ट होगा वो खत्म होगा, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लैक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जनरल एनेस्थीसिया की कितनी स्टेज होती है। तो जनरल एनेस्थीसिया की 4 स्टेज होती हैं। इन स्टेज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इसमें होता क्या है, जब कोई डॉक्टर जो होते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया का डोज का कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया की अगर डोज कम हो जाती है तो भी पेशेंट के लिए हार्मफुल है, और अगर ज्यादा हो जाती है तो पेशेंट की या तो डेथ हो जाएगी या फिर वो कोमा में चला जाएगा। तो जो जनरल एनेस्थीसिया की डोज का कैलकुलेशन डॉक्टर करते हैं वो पेशेंट के बॉडी मास, पेशेंट का एज देख के तब की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर डोज कम हो जाएगी तो पता चला 3 घंटे का आपका ऑपरेशन था और उसके बाद 2.5 घंटे में ही पेशेंट क्या है, खड़ा हो गया, उठ गया एकदम से, तो ऐसा भी नहीं होता है। और अगर ज्यादा डोज हो जाएगी तो वो पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो 4 स्टेज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। फर्स्ट स्टेज हमारी इसमें है एनाल्जेसिया स्टेट। एनाल्जेसिया स्टेट में क्या होता है, इस कंडीशन में जैसे ही हमने किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया तो उसका क्या है कि जो पेन है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ब्रेन का जो कनेक्शन होता है सेंसरी नर्व से उस पर्टिकुलर ऑर्गन से, वो क्या है, ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि पर्टिकुलर डॉक्टर चेक करते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर वो उस चीज को सुन पा रहा है या नहीं। सेकंड स्टेज में जो होता है वो होता है डेलिरियम स्टेज। इसमें क्या होता है, डेलिरियम स्टेज में इसमें धीरे धीरे जो पेशेंट है उसकी आंख बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट टोटली अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है हमारी सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में जो भी डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है, टोटली वो इसमें ये चीजें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटली जो भी ऑपरेशन है वो डॉक्टर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फोर्थ स्टेज हमारा आता है मेडुलरी डिप्रेशन। ये बहुत हार्मफुल स्टेज होती है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि सपोज करो अगर जनरल एनेस्थीसिया की डोज हाई हो जाती है तो वो फोर्थ स्टेज में चला जाता है, उसको होश नहीं आएगा। ठीक है, वो अनकॉन्शियसनेस रहेगा टोटली। उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी में डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो या तो वो फिर कोमा में चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो फोर्थ स्टेज है ये तब आती है जब हमारे जनरल एनेस्थीसिया की जो डोज है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो टोटली जो हमारी नॉर्मल स्टेज होती है वो 3 स्टेज हमारी होती है जो जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये पर्टिकुलरली डोज कैलकुलेशन करके ही पेशेंट को डोज देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से कितना भी डोज उसको दे दिया। ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटे का आपका ऑपरेशन था, 4, 5, 6 घंटे आपको होश ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो टोटली जो होती है वो 3 स्टेज परफॉर्म करता है पेशेंट। थर्ड स्टेज यानी कि जिसमें सर्जरी चलती है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि पेशेंट को होश आ जाता है। लेकिन अगर उस टाइम उसको होश नहीं आता है तो जो हमारा पेशेंट है वो किस में चला जाता है, फोर्थ स्टेज में चला जाता है, जो पेशेंट के लिए हार्मफुल कंडीशन है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एनेस्थेटिक, यानी कि एक अच्छे एनेस्थेटिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पेशेंट के लिए कैसा होना चाहिए आइडियल एनेस्थेटिक्स, और सर्जन के लिए कैसा होना चाहिए, और एनेस्थेटिक नॉर्मली होना कैसे चाहिए, किस टाइप से वो वर्क करे, ठीक है, किस टाइप से वो पेशेंट को हार्म इफेक्ट ना करे। तो आइडियल एनेस्थेटिक कैसा होना चाहिए ये हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेशेंट के लिए कि पेशेंट के लिए कैसा होना चाहिए। तो आपको भी पता होगा कि जो अगर हम कोई एनेस्थेसिया यूज कर रहे हैं किसी पेशेंट को तो वो इरिटेशन ना कोज करे पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद कोई नोजिया वॉमिटिंग कोज ना करे। ऐसा
नहीं होना चाहिए कि किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है और उसको नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए और आफ्टर सर्जरी उसका कोई भी इफेक्ट शो ना हो। तो आइडियल एनेस्थेटिक अगर पेशेंट के लिए देखा जाए तो वही आइडियल एनेस्थेटिक होगा जो ये सारे के सारे कैरेक्टर को फॉलो करेगा। उसके बाद सर्जन की बात करेंगे तो एक सर्जन जो एनेस्थेटिक कैटेगरी आइडियल एनेस्थेटिक की कैटेगरी या प्रॉपर्टीज समझेगा तो वो कैसा होना चाहिए, एडुकेट एनाल्जेसिया होना चाहिए, यानी कि पर्टिकुलर पर्याप्त क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो मसल्स को क्या कर दे, रिलैक्स कर दे। उसके बाद इन्फ्लामेशन और एक्सप्लोसिव ना शो हो, ठीक है, कोई भी इन्फ्लामेशन कोज ना हो, ठीक है, एक्सप्लोसिव कोज ना हो, ठीक है, कोई ईचिंग इरिटेशन कोज ना हो। तो एक सर्जन क्या चाहेगा, एक सर्जन चाहेगा कि उनके पास जो एनेस्थीसिया है वो पेशेंट को रिलैक्स मूवमेंट कराए, मसल्स को रिलैक्स कराए, ना कि हार्मफुल इफेक्ट शो कराए। उसके बाद एनेस्थेटिक होना कैसे चाहिए, इट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इजी, कंट्रोलेबल एंड वर्सेटाइल, यानी कि जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं एनेस्थीसिया वो इजी हो, कंट्रोल में हो, सारी चीजें उसमें क्या हो, नॉन इन्फ्लामेबल हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी वाइड, नो फॉल इन बीपी, यानी कि जो उसका मार्जिन है सेफ्टी का वो क्या हो, सही हो और बीपी को डाउन ना करे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही बीपी डाउन हो जाएगा उसके बाद वो फोर्थ स्टेज में चला जाएगा। हार्ट, लीवर या फिर किसी अदर ऑर्गन पे वो इफेक्ट शो ना करे, कि ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर कोई पेशेंट आपके पास ऑपरेशन के लिए आया, एनेस्थीसिया आपने उसको दिया तो उसका एक कंडीशन तो ठीक हो गई लेकिन हार्ट खराब हो गया या फिर लीवर खराब हो गया या फिर कोई अदर ऑर्गन खराब हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल एनेस्थेटिक कैसा होना चाहिए, जो किसी भी अदर ऑर्गन पे इफेक्ट शो ना करे। इट शुड बी पोटेंट सो दैट लो कंसंट्रेशन आर नीड एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट डज नॉट सफर। तो ये क्या होना चाहिए, ये पावरफुल होना चाहिए ताकि कम कंसंट्रेशन में हमें क्या है, हमारा इफेक्ट शो हो जाए, हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और इसमें किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी चीप, स्टेबल एंड इजिली स्टोर, यानी कि जो आइडियल एनेस्थेटिक है वो कैसा हो, चीप हो, स्टेबल हो, जो इजिली स्टोर हो जाए और ये किसी भी रबर ट्यूबिंग या सोडा लाइम से रिएक्ट ना करे, ठीक है, कोई भी रिएक्शन इनसे ना करे। तो ये प्रॉपर्टीज थी आइडियल एनेस्थेटिक की। पेशेंट के लिए कैसा होना चाहिए, सर्जन के लिए कैसा होना चाहिए और एनेस्थेसिक होना कैसा चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया का जो क्लासिफिकेशन है इसको टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, इनहालेशन और इंट्रावेनस। यानी कि या तो आप इनहालेशन दोगे किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए, या तो आप इनहालेशन दोगे या फिर उसको इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन दोगे, ठीक है। इनहालेशन में हम करते हैं गैसेस का यूज, जिसमें आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, और वॉलेटाइल लिक्विड जिसमें हमारा आता है ईथर, हैलोथेन, आइसोफ्लोरेन, ठीक है। इस टाइप की कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो हम वॉलेटाइल लिक्विड में देते हैं। इन मेडिसिन को आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप लिख के याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इंट्रावेनस की जो कैटेगरी होती है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, फास्ट एक्टिंग ड्रग और स्लो एक्टिंग ड्रग। यानी कि फास्ट एक्टिंग ड्रग हम कब देते हैं, जब हमें जो एक्शन है वो फास्ट प्रोड्यूस कराना है। जैसे सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें हमें इमीडिएटली क्या करना है, सर्जरी करनी है, तो उस कंडीशन में हम फास्ट एक्टिंग ड्रग देंगे। उसके बाद सपोज करो किसी का जो ऑपरेशन है होना है वो आपने टाइम दे रखा है कि उस डेट में होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लो एक्टिंग ड्रग देंगे, जिसमें जो पेशेंट है वो क्या होगा, स्लोली डिप्रेस होता जाएगा, यानी कि स्लोली बेहोश होता जाएगा। तो इसमें पर्टिकुलर क्या है, कुछ मेडिसिन के नाम यहाँ पे दिया गया है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट ड्रग को लेके चलेंगे, जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लेके चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया की फर्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा हैलोथेन, जिसको आप फ्लोथेन भी बोलते हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। इट इज ए वॉलेटाइल लिक्विड, ये क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है।
वॉलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं? जो एयर की प्रेजेंस में आने के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, थिनर हो गया, वो सब क्या है? वॉलेटाइल लिक्विड है। ऑर्डर में स्वीट होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं और इनमें कोई भी इन्फ्लेमेशन कोज नहीं होता। सॉल्युबिलिटी इन ब्लड इज मॉडरेट, इंडक्शन इज क्विक एंड प्लेजेंट, यानी कि जो इनका ब्लड में सॉल्युबल होता है वो क्या होता है? मॉडरेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? फास्ट एक्शन शो करते हैं। इट इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक और मसल्स रिलैक्सेंट बट इज पोटेंशियली कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये क्या है? अच्छे एनाल्जेसिक और मसल्स रिलैक्सेंट नहीं होते हैं, बट इनका यूज क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के कॉम्पिटिट होते हैं। ठीक है। हैलोथेन कोज डायरेक्ट डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय रिड्यूसिंग इंटरसेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी कि जो हैलोथेन होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियल होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, उसको क्या करते हैं? डिप्रेस करते हैं। ठीक है। और कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं इंट्रासेल्युलर में। मोर ओवर सिंपेथेटिक एक्टिविटी फेल टू इंक्रीज रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी सिंपेथेटिक एक्टिविटी होती है वो रिफ्लेक्स नहीं हो पाती। कार्डियक आउटपुट इज रिड्यूस विद डिपेंडिंग एनेस्थीसिया, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनेस्थीसिया के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा किस कंडीशन में चला जाता है? रिड्यूस कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग के। हैलोथेन कॉज जनरल एनेस्थीसिया ड्यू टू इट्स एक्शन और मल्टीपल आयन चैनल विच अल्टीमेटली डिप्रेस नर्व कंडक्शन, ब्रीदिंग, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो हैलोथेन है उसको जनरल एनेस्थीसिया की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या करता है? ये नर्व कंडक्शन यानी कि नर्व की जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको क्या करते हैं? डिप्रेस करते हैं, ब्रीदिंग को डिप्रेस करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करता है। हैलोथेन इफेक्ट आर ऑल्सो लाइकली ड्यू टू बाइंडिंग टू NMDA एंड कैल्शियम चैनल कॉजिंग हाइपर पोलराइजेशन। जो हैलोथेन होता है वो किस पे बाइंड करता है? NMDA। अब NMDA क्या है? NMDA होता है N मिथाइल डी एस्पार्टेट। ये क्या है? ये एक रिसेप्टर है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के एक्साइटेटरी इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसको क्या कर देता है? इस पे बाइंड होता है और कैल्शियम चैनल पे बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन हो जाती है, जिसमें एनेस्थीसिया कोज हो जाएगा। हैलोथेन की अगर डोज की बात करें, क्योंकि डोज का कैलकुलेशन होना एनेस्थीसिया में बहुत नेसेसरी है, अगर जरा सी भी डोज क्या हो जाती है? हाई हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो पेशेंट के लिए हार्मफुल कंडीशन हो सकती है। तो इसमें जो डोज का कैलकुलेशन होता है वो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए डोज का कैलकुलेशन करते हैं। हैलोथेन का जो डोज का कैलकुलेशन होता है वो होता है 2 to 4% ऑफ फॉर द मेन टेंडेंस, 0.5 से 1% इज डिलीवर्ड बाय द यूज ऑफ ए स्पेशल वेपराइजर, यानी कि 2 से 4 का जो परसेंट होता है उसमें से 0.5 से 1% तक इसमें डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेपर। स्पेशल वेपर यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू आप कर सकते हो। इंडिकेशन यानी कि किस किस के साथ हम इसको यूज करते हैं? तो जो हैलोथेन है वो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट में हाईली कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट में काफी सस्ती है और इरिटेशन कोज नहीं करती है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, प्लीजेंट और रैपिड एक्शन के लिए ये शो होती है, तो इसीलिए इसका यूज होता है। उसके बाद इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर यूज इन चिल्ड्रंस, ये चिल्ड्रंस के लिए यूज होती है क्योंकि ये क्या है? वेल मेंटेनेंस रखती है बॉडी में, यानी कि कोई भी अदर एक्स्ट्रा इफेक्ट शो नहीं होगा। इन अडल्ट्स इट इज मेनली यूज्ड एज ए मेंटेनेंस एनेस्थेटिक आफ्टर आईवी इंजेक्शन। जो एडल्ट्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है जब आफ्टर द आईवी इंजेक्शन, यानी कि इंट्रावेनस के बाद इसका यूज किया जाता है एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किसके साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आता है इन प्रोलोंग अस्थमा, यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से अस्थमा कोज है तो आप उसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इन लो ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट का पहले से ही ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें भी आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये और ज्यादा लो प्रेशर कर देगी।
उसके बाद इन पॉरफेरिया में क्या होता है कि पर्टिकुलर ये हमारा क्या है, ब्लड सेल्स में पाया जाता है, प्रोटीन होता है। तो अगर किसी को इस टाइप का कोई डिजीज है तो उसमें भी आप यूज नहीं करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस अगर किसी को है तो भी आप इसको यूज नहीं करेंगे। तो दैट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हैलोथेन। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, जिसमें हमारा आता है बेंजोडाइजिपाइन। बेंजोडाइजिपाइन होती क्या है, ये प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन है। अब प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन क्या होती है, ऐसी मेडिसिन जो हम एनेस्थेसिया देने से पहले यूज करते हैं, जिससे पेशेंट को किसी टाइप की एंजाइटी, किसी टाइप की वॉमिटिंग कोज ना हो, उसको बोला जाता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसे टाइप की मेडिसिन है जो एनेस्थेसिया की कंडीशन को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कॉन्शियस सेडेशन हो रहा है, यानी कि एंजाइटी फील हो रही है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द सर्जरी, तो हम इस टाइप की मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं, यानी कि किस टाइप से ये काम करती है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सिर्फ आपको याद रखना है कि ये क्या करते हैं, जो हमारे इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो क्लोराइड इनफ्लक्स होते हैं न्यूरॉन्स में, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इनसाइड में बढ़ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गाबा रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस रिजल्ट इन द सेडेटिव हिप्नोटिक स्लीपिंग इंड्यूसिंग एंजियोलाइटिक, यानी कि एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्जेंट एंड मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इनके पास क्या क्या होता है, सेडेटिव्स होते हैं। ठीक है, ये सेडेटिव्स में हेल्प करते हैं। उसके बाद हिप्नोटिक्स में हेल्प करते हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, ये आप आगे वाले स्लाइड में पढ़ोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक है। उसके बाद एंटी एंजाइटी कोज करती है, यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एंजाइटी फील हो रही है तो ये उसको हटा देंगी। एंटी कन्वल्जेंट यूज होती हैं और मसल्स को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टीज रखती है, यानी कि जो बेंजोडाइजिपाइन्स होते हैं उनमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है, और इसीलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज करते हैं। डोज की बात करते हैं। डोज क्या है, 5 to 25 mg 3 times a day, यानी कि आपका क्या है कि 5 से 25 mg आप या तो 3 टाइम दोगे एक दिन में, या फिर 4 टाइम दोगे एक दिन में, डिपेंड करते हैं पेशेंट पे। बट मैक्सिमम आपको कितना देना है, 40 mg पर डे, यानी कि एक दिन में आप 40 mg तक इसका यूज कर सकते हो। इंडिकेशन की बात करते हैं कि किस किस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो जो बेंजोडाइजिपाइन है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंक्लूडेड है, और ये कोई लिमिटेड नहीं है। इसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसोम्निया में दे सकते हैं। इंसोम्निया कौन सा होता है डिसऑर्डर, जिसमें हमारा क्या है, स्लीप डिसऑर्डर होता है। एक्यूट स्टेटस एपिलेप्टिक्स में दे सकते हैं। उसके बाद एम्सेनिया में दे सकते हैं। ठीक है, एम्सेनिया क्या होते हैं, भूलने की बीमारी, जिसमें पर्टिकुलर पेशेंट को याद नहीं रहता है। सीजर डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम इसको हेजिटेशंस में दे सकते हैं। तो यानी कि इन कंडीशंस में हम बेंजोडाइजिपाइन्स का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कौन कौन से कंडीशन में हम इसको नहीं देते हैं, तो सेडेशन यानी कि बेहोशी की हालत में हम इसे नहीं देते हैं। डिजीनेस, जिसमें चक्कर आना होता है, डिजीनेस का मतलब। उसके बाद अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको वीकनेस फील हो रही है तो हम उसको नहीं देंगे। उसके बाद अनस्टेबलनेस होता है, जिसमें क्या होता है, अस्थिरता बनी रहती है, बेचैनी टाइप होती है पेशेंट को, तो उस कंडीशन से हम इसको नहीं देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अब हमें इस स्लाइड में पढ़ना है कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स किस टाइप की मेडिसिन होती है और इन्हें किस कंडीशंस में दी जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको या तो नींद नहीं आती है, या फिर ज्यादा स्वेटिंग होती है, या फिर एंजाइटी कोज होती है, उस कंडीशन में हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं। लेकिन जैसे ये दो मेडिसिन टाइप है, तो डेफिनेटली सी बात है कि इनके यूजेस भी दो टाइप की कैटेगरी के लिए होंगे। आपको पता होगा कि जो ये पर्टिकुलर ड्रग है ये हमारे सीएनएस पे एक्ट करती है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको जनरल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए सीएनएस की। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी स्लाइड्स में जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्लाइड्स है सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये सेडेटिव और हिप्नोटिक्स नॉर्मल इजिली तरीके से समझ आ जाएगा। तो जो सेडेटिव्स होते हैं, सेडेटिव्स ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, सपोज करो आपके पास कोई ऐसा पेशेंट
स्टेट है जिसका जो CNS है वो एक्साइटमेंट में कंडीशन में है। एक्साइटमेंट कंडीशन का मतलब है कि अगर चल रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है, अगर बोल रहा है तो कंटिन्यू बोल रहा है, अगर कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहा है। तो यानी कि उसका जो CNS है वो एक्साइटमेंट कंडीशन में है, हमें उसको क्या करना है, डिप्रेस कंडीशन में करना है, तब हम उसको सेडेटिव देते हैं। काम हिप्नोटिक्स भी यही करता है, बट इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सेडेटिव्स होते हैं वो एक्साइटमेंट कंडीशन को इंड्यूस करते हैं विदाउट स्लीपिंग, यानी कि पर्टिकुलर इसमें कोई भी नींद नहीं आएगी। जो CNS है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट से डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद sedation refer to decreased responsiveness to stimulation is associated with some decrease in alertness, ideation and motor activity। पर्टिकुलर होता क्या है कि जो सेडेटिव्स ड्रग्स होती हैं ये क्या करती है, रिस्पॉन्स को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि कम करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर जो अल्टनेस होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मोटार एक्टिविटी की जो अब आपको पता होगा कि मोटार एक्टिविटी कौन क्या करता है, मोटार एक्टिविटी मैसेज को कन्वे करता है, तो उसकी एक्टिविटी को भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। दीज आर द ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट और स्लो डाउन द करंट फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी को कम करती जाती हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्लीपिंग मूवमेंट नहीं होता है, इनमें नींद नहीं आती है। अब बात करते हैं हिप्नोटिक्स की। तो हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, तो हिप्नोटिक्स एक ऐसी टाइप के मेडिसिन है, ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको कंटिन्यू नींद नहीं आती है, यानी कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो उनको हम नेचुरल स्लीप का मोमेंट फील कराते हैं, यानी कि नेचुरल स्लीप उनको इस पर्टिकुलर ड्रग की हेल्प से हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स सबसे पहले उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको नींद नहीं आती है। तो ये क्या कराती है, ए ड्रग डेट इंड्यूस और मेंटेन स्लीप सिमिलर टू नॉर्मल स्लीप, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो हमारे स्लीप मूवमेंट है उसको मेंटेन कराती है और एक नेचुरल स्लीप का हमें फील कराती है। It is not to be confused with hypnosis, meaning a trance-like state in which the subject become passive and highly suggestible। तो इसमें पर्टिकुलर क्या होता है, इसमें जो टर्म, इसमें जो मीनिंग है हाइपोसिस का वो क्या है, वो है ट्रांस लाइक स्टेट। स्टेट में क्या होता है, पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो स्टेट में रहता है, हाईली सजेस्टिबल रहता है। These are the agent that induce sleep resembling natural sleep, यानी कि जैसे अभी बताया मैंने आपको कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो पेशेंट को ऐसा लगता है नेचुरल स्लीप उसको प्रोवाइड होती है। जैसे ही वो सुबह हिप्नोटिक्स लेके जैसे ही वो सुबह उठेगा तो वो बिल्कुल फ्रेश उठेगा, रेस्टेबल उठेगा, ठीक है, तो उसको कोई भी पर्टिकुलर कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं होगा, वो अपना नेचुरल स्लीप लेके उठेगा। इस स्लाइड में आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्लासिफिकेशन पूछा जाता है पर्टिकुलर ड्रग का। तो इसको क्लासिफाई किया गया है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर बात ऐसा नहीं है जो अलग से ऐड की गई हो, ये आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। बेंजोडाइजिपाइन्स होते हैं जो आपका हिप्नोटिक्स में यूज होता है, एंटी एंजाइटी में यूज होता है और एंटी कन्वल्जेंट में यूज होता है, क्योंकि बेंजोडाइजिपाइन्स जो होता है वो पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में आता है, हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इसमें आपका है नॉन बेंजोडाइजिपाइन्स और अदर CNS डिप्रेसेंट, यानी कि जो हमारे CNS को क्या करे, डिप्रेस करे। और तो कौन सी कंडीशन में हम अपने CNS को डिप्रेस करते थे, जब हमारा जो CNS था वो ज्यादा एक्साइटेड था तो हम उसको सेडेटिव देते थे और उसको CNS को डिप्रेस कर देते। तो ये पर्टिकुलर जो है ये वाली मेडिसिन आपकी आती है सेडेटिव मेडिसिन। उसके बाद बार्बिचुरेट आता है। बार्बिचुरेट में 3 टाइप की कैटेगरी होती है, डिपेंड करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे, जैसे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो इसमें आपको क्या है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन के नाम तो आपको याद करने ही हैं, आप इनको लिख के भी याद कर सकते हैं और आप इनको समझ के भी याद कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो आती है डाइजिपाम, जो हमारा बेंजोडाइजिपाइन्स कैटेगरी की ड्रग है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है, ठीक है। ये क्या करती है, एंजाइटिक इफेक्ट शो करती है, हिप्नोटिक्स इफेक्ट शो करती है, मसल्स को रिलैक्स कर देती है, कभी कभी इसको इमरजेंसी में एनेस्थेटिक के रूप में भी दिया जाता है इन स्मॉल डोज, यानी कि कम डोज में दिया जाता है, और उसके बाद इसको सीजर कंट्रोल करने के लिए
लिए भी इसको दिया जाता है। बिकॉज ऑफ रैपिड ओरल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी हो जाता है, इसीलिए कभी कभी इसको स्लीप मूवमेंट कराने में भी किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में ये क्या करता है, सपोज करो कोई ऐसा पेशेंट है जो स्लीप करते हैं लेकिन बार बार वो उठ रहा है किसी रीजन की वजह से, तो ये क्या करते हैं, उस चीज को मेंटेन कराता है, यानी कि स्लीप मेंटेन कराने में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको पढ़ने हैं, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कौन कौन से होते हैं कि मतलब यानी कि किस टाइप से इसको यूज किया जाता है। इट जनरेट एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये पर्टिकुलरली क्या होते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेसमिथाइल डाइजीपाम या ऑक्साजीपाम भी बोलते हैं। ऑन ओकेशनल यूज इट इज फ्री ऑफ रेसिड्यू इफेक्ट, विद रेगुलर यूज एक्यूमुलेशन अकर एंड प्रोलॉन्ग एंजियोलाइटिक इफेक्ट में बी ऑब्टेन, यानी कि अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं, तो ये आपको काफी लंबे टाइम तक एंजियोलाइटिक इफेक्ट को शो कर देगा, यानी कि आपको कोई भी एंजाइटी कोज नहीं होगी। और ये सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। डोज हमें पढ़ना है, क्योंकि एनेस्थेसिया में, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में डोज का बहुत ज्यादा मैटर है, ठीक है। डोज ना तो कम होगी ना ही ज्यादा होगी, तो डोज जो है वो डाइजीपाम हिप्नोटिक्स की अगर बात की जाए तो वो है आपका 5 to 10 mg। और ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि डाइजीपाम को कितना डोज में दे सकते हैं अगर किसी को हिप्नोटिक्स कैटेगरी हो, ठीक है। अगर आप सेडेटिव्स में इसको दे रहे हैं तो 5 to 10 mg IV के थ्रू देंगे, 1-2 आवर बिफोर सर्जरी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, 30 मिनट to 6 आवर तक हमारा जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है वो इसका रहता है। अब हम बात करेंगे डाइजीपाम के इंडिकेशन की, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेंजोडाइजीपाम की कैटेगरी है, तो इसको हम एंजाइटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मसल्स स्पांस, यानी कि जो मसल्स ऐंठ जाती हैं, या फिर दौरे, यानी कि जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दौरा पड़ता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट वर्क बाय एक्टिंग ऑन रिसेप्टर इन द ब्रेन, डेफिनेटली सी बात है कि हमारे CNS पे इफेक्ट करती है, तो कौन से रिसेप्टर पे ये बाइंड करती है, गाबा रिसेप्टर पे ये बाइंड करती है। उसके बाद इसको हम क्रोनिक इंसोम्निया में यूज करते हैं। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, जो लंबे टाइम तक, और इंसोम्निया यानी कि जिसको स्लीप डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंजाइटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसने काफी लंबे टाइम तक ये डाइजीपाम यूज किया है, और उसको फिर से क्या हुआ है, फिर से आपको इंसोम्निया यानी कि स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम इसको किस पेशेंट के साथ यूज नहीं करेंगे, तो वो पेशेंट जिनका आइज प्रेशर इंक्रीज है या जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है, उस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी कन्वल्जेंट ड्रग और एंटीलेप्टिक ड्रग। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग और एंटीलेप्टिक ड्रग को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि कन्वल्जेंट क्या होते हैं और एपिलेप्सी क्या होती है। एपिलेप्सी को आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा, जिसको हम मिर्गी के दौरे बोलते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो हम इसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं। लेकिन ये होता क्या है और ये किस टाइप से होता है, ऐसा क्या होता है कि जो आपकी मसल्स है, आपको दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर विद इन 1 या 2 मिनट्स में जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई पेशेंट है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, जिसको अचानक से झटके लगते हैं, मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स जो है वो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। आपने नॉर्मल देखा भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 मिनट का होता है या 1.5 मिनट का होता है या फिर 2 मिनट में ये ठीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें हमारी जो एक्टिविटी है वो किस पे एक्ट करे, ज्यादा फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी या कन्वल्जेंट बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो हम मेडिसिन को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी कन्वल्जेंट ड्रग या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। ये किसकी प्रॉब्लम होती है, ये ब्रेन से, हमारा जो प्रॉब्लम होती है ये ब्रेन से क्रिएट होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हमारे 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स और एक होता है हमारा मोटर न्यूरॉन, ठीक। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, जो हमारा सेंस करके लेके जाता है ब्रेन में, और मोटर नर्व्स कौन सा होता है, जो हमारा ऑर्डर को कन्वे करते रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती है। आप खाते हो, पीते हो, बोलते हो, चलते हो, ये सारी की सारी चीजें जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये सब हमारा किस पे डिपेंड होते हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स पे डिपेंड होते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जब किसी पेशेंट को एपिलेप्सी हो जाती है तो इन दोनों का जो सिग्नल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है,
यानी कि जो सेंसरी नर्व्स है और जो मोटार नर्व्स है, इनका सिग्नल है, इनका जो आपस का कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मुंह से झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो सब काम करना बंद कर देंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिलेप्सी, और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इसको ठीक करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। एंटी कन्वर्जेंट आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स, यानी कि हम इसको किस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एपिलेप्सी सीजर में हम इसको यूज करते हैं। एंटी कन्वर्जेंट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर disorder and borderline personality disorder since may seem to act as mood stabilizer and treatment of neuropathic pain। यानी कि इसका जो यूज होता है, जो एंटी कन्वर्जेंट का यूज होता है वो किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, कभी कभी मूड को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद न्यूरोपैथिक पेन में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे ब्रेन का कम्युनिकेशन बना के रखती हैं सेंसरी और मोटार नर्व से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, यानी कि कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो एक इसमें फार्माकोलॉजी में और फार्माकेमिस्ट्री में यही कॉमन बात है, ये आप जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो फार्माकेमिस्ट्री में भी सेम होते हैं, फार्माकोलॉजी में भी सेम होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे याद कर लेते हैं तो वही आपका फार्माकेमिस्ट्री में काम कर जाता है। ठीक है, एंटीलेप्टिक ड्रग है, इसका क्लासिफिकेशन है बार्बिटूरेट है, हाइड्रोटीन है, सक्सिनिमाइड है, बेंजोडाइजेपाइंस है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, और ये कुछ न्यू ड्रग इसमें ऐड करवाई हैं जो आपको इजी हो जाए पढ़ने में। उसके बाद इसमें आता है डेक्सोबार्बिटूरेट आता है, इम्यूनोसिस्टिबिन आता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स आते हैं, फेनिट्रेजीन आता है। तो ये तो आपको देखो याद ही करने पड़ेंगे, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या एक सिंपल सा मैं आपको रास्ता बताती हूँ, आप एक चार्ट पे इनको मेंशन कर लीजिए और फिर वहां पे डे बाय डे आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो बात है सिर्फ उन्हीं ड्रग्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है और सबसे कॉमन ड्रग में आती है। स्टार्ट करते हैं। अब जो कन्वर्जन डिजीज में सबसे कॉमनली यूज होती है वो ड्रग है हमारी फेनिटोइन। फेनिटोइन के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा कि जो फेनिटोइन होती है वो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, यानी कि हम इसको कन्वर्जन के ट्रीटमेंट में देते हैं। उसके बाद जो फेनिटोइन होते हैं ये काफी टाइप के दौरों को कंट्रोल करके रखते हैं, सीजर को कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी दौरा पड़ रहा है तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, उसमें भी ये क्या करता है, हेल्पफुल कंडीशन होती है, हेल्पफुल मेडिसिन है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके ब्रेन में या किसी पेशेंट के ब्रेन में कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है, एक्साइटमेंट वाली कंडीशन हो रही है उस ब्रेन में, तो उसको भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करके रखता है। तो फेनिटोइन क्या करता है, फेनिटोइन जितने भी एपिलेप्सी कंडीशंस होती है उनको ठीक करने में हेल्प करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं फेनिटोइन का। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो फेनिटोइन होता है वो क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, और जितने भी हमारे सोडियम चैनल के सब टाइप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो सेंस है वो ब्रेन तक नहीं जा पाता, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करना है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, जो फेनिटोइन होते हैं वो सीजर्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी कि दौरों को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि ये जो ब्रेन का और जो हमारे सेंस न्यूरॉन्स हैं और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, ब्लॉकिंग मूवमेंट करा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हें सीजर्स है, जो एक्साइटेबिलिटी है मसल्स में वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर डोज की बात की जाए तो जो ये क्या है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है, कितना डोज लिया जाता है। अगर किसी को एकदम से सीजर हुआ है, एकदम से दौरे आए हैं, तो इमीडिएट हमें एक्शन शो कराना है, तब हम इसको लेंगे 30 mg टू और 100 mg। उसके बाद अगर हमें क्या करना है, एक्सटेंड कराना है, यानी कि धीरे धीरे काफी लंबे टाइम तक कराना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 mg टू 200 mg में हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, इसको यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे फेनिटोइन के इंडिकेशंस की, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सीजर यानी कि दौरों में ले सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को दौरा पड़ता है ड्यूरिंग द सर्जरी या ड्यूरिंग द न्यूरो सर्जरी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको एपिलेप्सी में यूज कर सकते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज कर सकते हैं। ये एक टाइप की मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको लगभग
लगभग 30 मिनट्स या फिर 30 मिनट से भी ज़्यादा क्या है कि कंटिन्यू सीजर आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोपैथिक पेन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मायोटोनिया में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मायोटोनिया आपको पता होगा कि ये कौन-सी टाइप की कंडीशन होती है, जब वॉलंटरी एक्शन करने के बाद भी जो हमारी स्केलेटन मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाती या रिलैक्स होने में टाइम लेती है। तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करूं यानी कि फेनेटोइन को हम किसके साथ नहीं ले सकते, तो ऐसे पेशेंट जिनको क्या है साइनस ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम है, साइनो आर्टरियल ब्लॉक की प्रॉब्लम है या सेकंड और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट को हम इसको नहीं देते हैं। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट जो है जिन पेशेंट को एडमास स्ट्रोक सिंड्रोम होता है उन पेशेंट के साथ भी हम फेनेटोइन नहीं यूज करेंगे। अब एडमास स्ट्रोक सिंड्रोम क्या है, तो ये क्या होता है कि हार्ट जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो हमारी हार्ट रिदम होती है वो क्या है इरेगुलर होने के कारण जो पेशेंट होते हैं वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इस टाइप की कंडीशन है तो हम उसको फिर फेनेटोइन यूज नहीं करने देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग को समझने से पहले हम समझेंगे कि एंजाइटी क्या होती है। देखिए, एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट होना। ठीक है, आज के टाइम में सभी को एंजाइटी होती है, सभी को चिंता है। ठीक है, तो चिंता चिता का घर है, ये आपने सुना ही होगा। एंजाइटी अगर कोज होती है हमारी बॉडी में और कंटिन्यू कोज होती है तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है। ठीक है, एंजाइटी किस कारण हो सकती है, और एंजाइटी आज के टाइम में नॉर्मल लाइफ में सभी को एंजाइटी है। किसी को फोन लेना है, किसी को बाइक लेनी है, ठीक है, किसी को गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, किसी को बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसकी वजह से एंजाइटी कोज हो गई है। तो आज के टाइम में क्या है कि जो नॉर्मल लाइफ है उसमें एंजाइटी होने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक इमोशनल स्टेट है, यानी कि ये हमारा क्या होता है पर्टिकुलरली माइंड पे इफेक्ट शो करती है। ठीक है, मेंटल कंडीशन है। उसके बाद ये क्या है कि पर्टिकुलर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें डिसबैलेंस होता है, इस वजह से एंजाइटी कोज होती है। इसके लिए क्या है कि आपको पता होगा, अगर आपने पीछे वाली स्लाइड ध्यान से पढ़ी होंगी, तो गाबा रिसेप्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर गाबा रिसेप्टर केमिकल्स को सही से रिलीज कर रहा है देन ओके, अगर वो सही से रिलीज नहीं कर रहा है तो एंजाइटी कोज हो सकती है। ठीक है, तो एंजाइटी होने के बहुत सारे कारण हैं, बट एंजाइटी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। अब एंजाइटी को हम किस किस टाइप से ठीक कर सकते हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंजाइटी की। तो एंजाइटी क्या है, इमोशनल स्टेट है, अनप्लीजेंट इन नेचर, डिस्कम्फर्ट एंड कंसर्न और फियर अबाउट सम डिफाइंड और अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट। यानी कि जो एंजाइटी होती है एक इमोशनल स्टेट है, एक मेंटल स्टेट है, एक डिस्कम्फर्ट स्टेट है जिसमें पेशेंट को डर लगना स्टार्ट हो जाता है और ये फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद सोमेटिक सिम्टम्स लाइक एनोरेक्सिया, यानी कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें कोज हो सकते हैं। तो जब अगर कोई पेशेंट एंजाइटी से फील हो रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया क्या है कि भूख नहीं लगेगी, ईटिंग डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस नहीं आएगी, ठीक है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग को यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला सम टाइप्स ऑफ एंजाइटी इज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है आज के टाइम में सबकी नॉर्मल लाइफ का जो शेड्यूल होता है वो बहुत बिजी होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एंजाइटी कोज हो ही जाती है। लेकिन अगर एक टाइम पे एंजाइटी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि लंबे टाइम से एंजाइटी से सफर कर रहे हैं तो उसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग। अब आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि आपने हिप्नोटिक सेडेटिव्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने पर्टिकुलर सीएनएस स्टिमुलेंट पढ़ चुके हैं, तो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि एंटी एंजाइटी ड्रग कौन कौन सी हो सकती हैं। यानी कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसको एंजाइटी कोज हो रही है, आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इतना हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। These are an ill-defined group of drug, mostly mild CNS depressant, which are aimed to control the symptoms of anxiety, produce a restful state of mind with our interfering with normal mental और physical function। यानी कि जो एंजाइटी होता है इसमें जो माइंड होता है वो डिप्रेस हो रहा है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर एक ही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, या तो हम पेशेंट को सुला देंगे, यानी कि ऐसी मेडिसिन दे देंगे जिसकी वजह से उसे नींद आ जाए। जैसे ही वो मॉर्निंग में उठे
तो वो बिल्कुल फ्रेश उठे, उसके दिमाग में कुछ ना चले और जो माइंड है वो रेस्टफुल हो जाए, यानी कि रेस्ट कर ले, ठीक है। या फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन देंगे जो उसका जो सीएनएस है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, रेस्टफुल कंडीशन में आ जाए, ठीक। तो हम ये जो एंटी एंजाइटी ड्रग है ये हम कब यूज करते हैं, हम एंजाइटी में यूज करते हैं या फिर सीएनएस डिप्रेसेंट में इसको हल्का सा यूज कर लेते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसमें भी हम एंटी एंजाइटी ड्रग यूज कर लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन भी हमें तभी होता है जब हम किसी बात को कंटिन्यू सोचते रहते हैं। इसका जो एम रहा है वो एंजाइटी के सिम्टम्स को कंट्रोल करना रहा है, बट एंटी एंजाइटी ड्रग ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी पेशेंट की नॉर्मल मेंटल और फिजिकल फंक्शंस को इफेक्ट ना करे, इंटरफेयर ना करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी पेशेंट को एंटी एंजाइटी ड्रग दी, वो तो मॉर्निंग में जैसे ही उठा तो उसका मेंटल या फिजिकल फंक्शंस जो है वो चेंज हो गए। उसके बाद द एंजियोलाइटिक सेडेटिव ड्रग डिफर मार्केटली फ्रॉम एंटीसाइकोटिक, मोर क्लोजली रिसेंबल सेडेटिव हिप्नोटिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको ये तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स दे सकते हो, ठीक है। हम थोड़े टाइम के लिए उसको सुला देंगे, उसका जो सीएनएस है वो डिप्रेस कर देंगे, ठीक। उसके बाद एंजियोलाइटिक सेडेटिव्स आप यूज कर सकते हो, एंटीसाइकोटिक ड्रग आप यूज कर सकते हो, लेकिन एंटीसाइकोटिक ड्रग तभी यूज की जाती है जब जो एंजाइटी है वो लंबे टाइम तक सफर हो रही है, यानी कि लंबे टाइम तक कोई पेशेंट उसको उसके साथ सर्वाइव कर रहा है, तब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग, यानी कि किस किस टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो कुछ बेसिक ड्रग तो ऐसी हैं जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सिमिलर है, जैसे कि आपका बेंजोडाइजिपाइन्स आप पढ़ चुके हैं, सिमिलर है। उसके बाद आपकी सेकंड ड्रग आती है एजापाइरोन्स आती है, थर्ड आता है आपका सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक आते हैं और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आती है, ठीक है। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोट से मैच कर सकते हैं। ये ड्रग्स आपको देखिए नाम तो याद आपको रखना ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सबके नाम याद रखने हैं, लेकिन हाँ जो मेन ड्रग है, जैसे डाइजिपाम मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, उसके बाद एल्प्राजोलम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे हम एंटी एंजाइटी ड्रग में फर्स्ट ड्रग की, जो हमारा है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम आपने क्लासिफिकेशन अगर सही से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये किस कैटेगरी की मेडिसिन है, तो ये बेंजोडाइजिपाइन कैटेगरी की मेडिसिन है, जो हमारा यूज होती है एंजाइटी ट्रीटमेंट में और पैनिक डिसऑर्डर में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, ये पर्टिकुलरली ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होती हैं उन पे डायरेक्टली इफेक्ट शो करती है। उसके बाद ये क्या करती है, जो हमारे नेचुरल केमिकल्स होते हैं, यानी कि जो गाबा होता है वहां से जो हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके इफेक्ट को इनहांस करके ये काम करती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर मैं बात करूं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सिर्फ आपको पढ़ना है कि ये जो पर्टिकुलर होते हैं ये गाबा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, और एक्टिविटी को रिलीज करते हैं। जो भी केमिकल्स वहां से रिलीज हो रहे हैं उन केमिकल्स को नॉर्मली कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, बस ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। कैटेगरी आपको पता है कि बेंजोडाइजिपाइन कैटेगरी की होती है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर इसका मेन पार्ट है। डोज की अगर मैं बात करूं तो 0.25 से 1.0 mg हम इसको लेते हैं, ठीक है। अप टू कितना होना चाहिए, 6 mg पर डे में इसका होना चाहिए अगर किसी को पैनिक डिसऑर्डर भी है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्प्राजोलम के इंडिकेशन की, किस किस में हम इसको यूज कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में आप यूज कर सकते हो, पैनिक डिसऑर्डर में यूज कर सकते हो और सेडेटिव कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करूं तो अगर किसी पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है तो आप यूज नहीं करोगे एल्प्राजोलम को। माइस्थेनिया ग्रेविस अगर किसी को है तो भी आप इसको यूज नहीं करोगे। माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें मसल्स और नर्व का जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म रिकमेंडेड है, जिसको हम एक्यूट पोरफायरिया में यूज करते हैं। एक्यूट पोरफायरिया, एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो फास्टली हो, और पोरफायरिया एक ऐसी कंडीशन है, एक डिजीज है जिसमें हमारा जो आरबीसी होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है पोरिफाइलिन, तो वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पोरफायरिया हो जाता है। इस कंडीशन में मेनली क्या होता है, स्किन इफेक्ट होती है। उसके बाद हम नैरो एंगल ग्लूकोमा में इसको यूज नहीं करेंगे। नैरो एंगल ग्लूकोमा को आप क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मोतिया बिंद बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा आइरिस है वो जो आइरिस का एंगल होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अब हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्योंकि ये जो यूनिट है ये काफी लंबी यूनिट है और इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो वन बाय वन पढ़ें, क्योंकि तभी आपको ये समझ आ पाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी से आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या करेगी, डिप्रेशन की
कंडीशन को ठीक करेगी, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो डिप्रेशन में हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन क्या होता है, ये एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें मूड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट बात करना बंद कर देगा, अपने आप में रहेगा, नींद नहीं आएगी, माइंड जो है, जो सीएनएस है वो डिप्रेस रहेगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सपोज करो आप अगर फेल हो जाते हो या कोई किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन अगर वो सोच में पड़ जाता है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाता है, एंजाइटी कोज होना स्टार्ट हो जाता है और ये काफी लंबे टाइम तक चलेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, अपने अपने में रहेगा, तो हाँ, ये डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं और इसमें आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने की जरूरत है, डॉक्टर से एडवाइस लेने की जरूरत है। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट कौन से होते हैं, ये वो मेडिसिन होती हैं जो मूड को ठीक करने में, यानी कि डिप्रेसिव मूड को ठीक करने में हेल्प करती हैं। प्रैक्टिकली जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो मोनोएमिनर्जिक ट्रांसमिशन पे इफेक्ट करते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इफेक्ट शो करती हैं। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं ये बायोएनर्जिक एमाइंस के मेटाबोलाइज्म कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इनका क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, रिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ जनरल मेडिसिन के नाम है जिनको आप खुद से याद करना पड़ेगा आपको, तो आप इनका चार्ट बना सकते हैं या फिर इनमें से दो दो तीन तीन जो भी आपको मेडिसिन के नाम यूजफुल लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका है पर्टिकुलर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उनको भी हम आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं कहीं पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में एक ड्रग आती है जिसका नाम है एसिटालोप्रेम। एसिटालोप्रेम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स से ये बिलोंग करती है। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, सेरोटीन का लेवल ब्रेन में मेंटेन करके रखता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात की जाए तो जो हमारा एसिटालोप्रेम होता है ये क्या करता है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर पे बाइंड होता है। ठीक है, प्राइमरी और एलोस्ट्रिक साइट। प्राइमरी और एलोस्ट्रिक साइट आपको पता होगा, एंजाइम इनिबिशन में आपने पढ़ा होगा कि एलोस्ट्रिक साइट कौन सी होती है किसी भी पर्टिकुलर रिसेप्टर्स की। उसके बाद बाइंड होने के बाद ये क्या करती है, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर की तरह एक्ट करती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेफिनेटली सी बात है एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या करती है, एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज करती है। तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका जो रहेगा कि ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर साइट पे बाइंड करेगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन एक्टिविटी को इनिबिट करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डोज की इसकी बात की जाए तो अगर डोज आप लेते हैं तो टैबलेट में इसको 5 mg 10 mg 20 mg आप इसको ले सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद अगर ओरल सॉल्यूशन में आप इसको लेते हैं तो 5 mg से 5 ml तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी पर्टिकुलर डोज कितनी हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में हम इसको यूज करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, यानी कि लंबे समय तक अगर आप इसको यूज करते हो तो ये सेक्सुअल इंपोटेंसी और इजैकुलेशन डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। इंसोम्निया और सेडेशन आल्सो में अकर, तो पर्टिकुलर इन कंडीशंस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक कौन सी मेडिसिन होती हैं जो साइकोसिस कंडीशन को ठीक करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब साइकोसिस का क्या मतलब होता है, साइकोसिस का मतलब होता है पागलपन, जब इंसान का अपने से संतुलन नहीं रहता है। ठीक है, उसको नहीं पता है कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ पे बैठा हुआ है, धूप का नहीं पता है, भूख का नहीं पता है। तो ये सारे के सारे में क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है वो अपना माइंड से अपना कंट्रोल खो देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज करते हैं। तो जो एंटीसाइकोटिक होते हैं वो न्यूरोलैप्टिक्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये साइकोसिस को मैनेज करते हैं,
हैं। अब साइकोसिस में किस किस को मैनेज करते हैं? डिल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, हेलुसिनेशन यानी कि जो चीज नहीं है वो भी आपको फील होती है कि हाँ वहाँ पे कुछ है। उसके बाद पैरानोया का मतलब होता है लगातार ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डिसऑर्डर थॉट, जिसमें हमारा क्या होता है नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, ठीक है, किल करने के, सुसाइड करने के जो थॉट है वो आते रहते हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन होता कुछ और है। तो ये सारे के सारे जो भी साइकोसिस है इनको मैनेज करता है एंटी साइकोटिक मेडिसिन। सिजोफ्रेनिया को भी ये क्या करता है, मैनेज करते हैं। सिजोफ्रेनिया कौन सी कंडीशन होती है? जिसमें रियलिटी में से थोड़ा सा अलग होते हैं, जो ह्यूमन है वो क्या हो जाता है, रियलिटी से थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग, यानी कि कितने टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें आता है हमारा फिनोथाइजीन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है थायोजेंथीन, उसके बाद आपका आता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो ये पर्टिकुलर क्लासिफाई है न्यूरोलैप्टिक ड्रग यानी कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का, और ये मेडिसिन के नाम आपको खुद से याद करने हैं। आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। याद करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। एक चार्ट बनाइए, चार्ट पे इन सारी मेडिसिन को लिखिए और बारी बारी से वन बाय वन आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और फार्माकोलॉजी, और आपको पता है कि आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का ही सिलेबस आएगा, केमिस्ट्री भी आएगी। तो क्लासिफिकेशन सेम रहेगा फार्माकोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी। एंटीसाइकोटिक ड्रग में जो सबसे पहली ड्रग आती है वो है हमारा क्लोरप्रोमेजाइन। क्लोरप्रोमेजाइन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है और न्यूरोलैप्टिक ड्रग है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये D2 रिसेप्टर पे, आगे आप पढ़ोगे, ये D2 रिसेप्टर के फर्स्ट जनरेशन पे एक्ट करती है, ठीक है। क्लोरप्रोमेजाइन इज ए फिनोथायाजीन, इसको फिनोथायाजीन भी बोला जाता है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिजोफ्रेनिया और मैनिक डिप्रेशन इन अडल्ट्स इसमें यूज किया जाता है। मैनिक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? बाइपोलर एक्टिविटी, यानी कि एक इंसान में दो टाइप की एक्टिविटी का होना। उसके बाद फिर क्लोरप्रोमेजाइन इज ऑल्सो यूज इन अडल्ट टू ट्रीट नोजिया, नोजिया को ट्रीट करने में भी इसको यूज किया जाता है, वॉमिटिंग, एंजाइटी बिफोर सर्जरी। उसके बाद क्रोनिक हिकअप यानी कि हिचकियां आना कंटिन्यू, और सिम्टम्स ऑफ टेटेनस। टेटेनस क्या है? टेटेनस एक टाइप की बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्राइडियम, ठीक है। क्लोस्ट्राइडियम बैक्टीरिया से ये होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका नेक है और जो आपकी जो की मसल्स है वो लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसको हम लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप की बीमारी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आप इसको समझिए, ये जो क्लोरप्रोमेजाइन होता है ये क्या होता है पर्टिकुलर, ये हमारा रिसेप्टर D2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और D2 रिसेप्टर पे कौन से पे एक्ट करता है? फर्स्ट जनरेशन पे ये एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है पर्टिकुलर, जो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं, पोस्ट और प्री साइनेप्टिक यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में जो हमारा साइनेप्स बनता है उसमें ये D2 रिसेप्टर पे जाके मिलते हैं, जिसमें जो किसमें आता है? मीसोलिम्बिक पाथवे में आता है। अब मीसोलिम्बिक पाथवे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेलुसिनेशन और आपका डिल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उनकी एक्टिविटी को ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। उसके बाद फिर एक आता है आपका नाइग्रोस्टेराइल पाथवे, जो कहाँ पे होता है? एक्स्ट्रा पायरमिडल्स में होता है। तो उसमें क्या करता है? ये इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। किसका पार्ट होता है नाइग्रोस्टेराइल? ये पार्ट होता है एक्स्ट्रा पायरमिडाइल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कंट्रोल को मूवमेंट करता है। तो ये क्या करेगा? उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। तो जो क्लोरप्रोमेजाइन होते हैं वो मेनली D2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। उसके बाद एंटीमेटिक इफेक्ट भी ये शो करता है, ठीक है। कैसे करता है? हिस्टामाइन H1 और डोपामिन D2 रिसेप्टर से भी बाइंड करेगा, मस्कैनिक M1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वॉमिटिंग सेंटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या है? एंटीमेटिक इफेक्ट भी ये शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरप्रोमेजाइन की डोज का। डोज कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम इसको टैबलेट में देते हैं तो 10, 25, 50, 100 mg तक हम इसको दे सकते हैं। अगर सिरप यूज करते हैं तो 5 mg, 5 ml, 25 mg, 5 ml में हम इसको यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 50 mg यानी कि 2 ml हम इसको IV के थ्रू दे सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म में आपको मिल सकती है। नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इंडिकेशन यही होगा कि इसका जो यूज होता है वो बाइपोलर एक्टिविटी में होता है, एक्यूट मैनिक टाइप में होता है,
और डिप्रेसिव एक्टिविटी में इसका यूज होता है। मैनिक मैंने आपको बता दिया था कि पर्टिकुलर होता क्या है, बाइपोलर एक्टिविटी कौन सी होती है, ये भी आप पिछली स्लाइड में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, टू कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑल्सो, क्योंकि ये क्या करता है, सीटीजेड को स्टिमुलेट करता है। सीटीजेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोजिया वॉमिटिंग। सीटीजेड क्या है, रिसेप्टर है जो नोजिया वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एंटीमेटिक एक्टिविटी भी रखता था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर ये उसकी एक्टिविटी को, सीटीजेड की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, नोजिया वॉमिटिंग को ये रोक देगा। तो ये इसमें भी कंट्रोल की तरह काम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी अगर किसी को है तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो भी आप इसको यूज नहीं करेंगे। ए कंडीशन विद लो थायराइड हार्मोन्स लेवल, तब भी आप इसको यूज नहीं करेंगे। एंड लो लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स, तब भी आप इसको यूज नहीं करेंगे। ये इसके क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट्रोपिक एजेंट। नोट्रोपिक एजेंट कौन से होते हैं, तो पहले मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता देती हूँ। इन एजेंट का जो यूज होता है वो हम तब करते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जो पर्टिकुलर क्या है, जो मेमोरी जिसकी लॉस हो जाती है, ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर जो बात होती है उसको भूल जाता है, तो उस कंडीशन में हम नोट्रोपिक एजेंट यूज करते हैं। इट इज दे आर ऑल्सो नोन एज कोग्निशन इनहेंसर और सेरिब्रो एक्टिव ड्रग। तो कोग्निशन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ये जो टर्म होता है ये होता है पर्टिकुलर तर्क करने के लिए, यानी कि जब हम कोई बात सोचते हैं, तर्क करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोग्निशन बोलते हैं। और ये जो तर्क करने की हमारी क्षमता होती है, ये कहाँ पे होता है, हमारा सेरिब्रो, यानी कि ब्रेन में कहाँ पे होता है, सेरिब्रल में होता है। तो ये क्या होती है, सेरिब्रो एक्टिव ड्रग होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारे तर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है, सेरिब्रो एक्टिव को बढ़ाती है, इनहेंस करती है। उसके बाद हमारा जो नोट्रोपिक है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। नोस का मतलब होता है माइंड और ट्रोपिन का मतलब होता है टर्न और चेंज, यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करे। उसके बाद दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ड्रग। ये केमिस्ट्री के पार्ट से, स्ट्रक्चर के नाम से इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप इसमें अटैच होता है। उसके बाद इसका जो यूज होता है वो डिमेंटिया में और अदर सेरिब्रल डिसऑर्डर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट ड्रग। इसको क्या बोला जाता है, स्मार्ट ड्रग भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होती है वो मेमोरी को बढ़ाना, मोटिवेशन को बढ़ाना, मेंटल एनर्जी को इंक्रीज करना, ये सारी इसकी कैपेसिटी होती है। तो नोट्रोपिक को हम इन कंडीशंस में यूज करते हैं जब हमें क्या है, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नोट्रोपिक का क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ टाइप के मेडिसिन आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे फर्स्ट जो ड्रग है वो है आपका रेसिटम। रेसिटम क्या है, फर्स्ट नोट्रोपिक एजेंट है जो डिस्कवर हुआ था। इसमें इस टाइप की कुछ मेडिसिन आती है लाइक पैरासिटम, ठीक है। कॉलिन इसमें यूज होता है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर इसमें यूज होते हैं। कुछ हर्बल मेडिसिन भी यूज होते हैं। आप 1-2 के नाम याद कर सकते हैं क्योंकि कोग्नोसी में भी आपने पढ़ा होगा, लाइक गोटू गोला, ठीक है। उसके बाद अदर नोट्रोपिक कुछ यूज होते हैं जैसे विटामिन से रिलेटेड होते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, क्योंकि भूले मत कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है। इसमें हमारा है फेनिलिथिमाइन। फेनिलिथिमाइन क्या होता है, ये एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारा नेचुरल होता है। ये बैक्टीरिया, प्लांट, फंगस, ये सब में पाया जाता है, लेकिन इसको क्या है कि हम लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं। उसके बाद इसका जो यूज होता है वो किस किस में यूज होता है, डिप्रेशन में यूज होता है, वेट लॉस में यूज होता है। उसके बाद मूड और अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता है। बट देयर इज नो गुड साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट दीज यूजेस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसमें इसके यूज को अच्छा माना गया हो, ठीक है। तो कोई भी इसमें कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर ब्रेन में, ठीक है, ये ब्रेन में मोनो एमाइन न्यूरोट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ एमाइन एसोसिएटेड रिसेप्टर 1, जिसको आप बोलते हो टार फर्स्ट बोलते हो। उसके साथ बाइंड होके ये वेसिकुलर मोनो एमाइन ट्रांसपोर्टर 2 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है मोनो एमाइन न्यूरॉन्स में। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये ब्रेन में मोनो एमाइन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड अप होके एमाइन एसोसिएटेड रिसेप्टर जिसको आप क्या बोलते हो टार फर्स्ट बोलते हो, उसको इनहिबिट करता है
ठीक है। उसके साथ बाइंड होके और वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर 2 यानी कि VMAT2 को इनहिबिट करता है। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्या है, टू ए लेसर एक्सटेंट इट आल्सो एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है ह्यूमन के CNS पे। नेक्स्ट हमारा आता है डोज। अगर डोज की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे। जैसे कॉग्निटिव जो सिचुएशन है, कॉग्निटिव सिचुएशन में जो PEA की डोज रहती है वो 500 mg अप टू 3 टाइम पर डे रहती है। उसके बाद PA की जो हाफ लाइफ है 5 to 10 मिनट्स है, बट आप इसके इफेक्ट को बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ MAOB इनिबिटर। MAO क्या है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। ठीक है। इफ यू डू यूज ए पोटेंट MAOI, अगर आप MAOI यूज कर रहे हैं, MAOI क्या है, आपका मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। तो मेक श्योर आपकी जो डोज है वो किस में रहेगी, लो कंडीशन में रहेगी। कितना रहेगी, 2.5 mg रहेगी। इंडिकेशन में डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोप्रोटेक्टर, अटेंशन डिफिकल्ट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ADHD, ये क्या होता है, ये चाइल्डहुड में होता है, बच्चों को होता है, जिसमें प्रॉपर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करूं, हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम, शिवरिंग, कंफ्यूजन, हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट और न्यू टॉपिक है सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, यानी कि नेम से डिफाइन हो रहा है ऐसी ड्रग जो मसल्स को रिलैक्स करे, उनको हम मसल्स रिलैक्सेंट बोलते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन में हम अपनी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं और किस टाइप से वो मसल्स को रिलैक्स करती हैं। मसल्स रिलैक्सेंट को मायो रिलैक्सेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप होता है जो स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एबल होता है। उसके बाद दीज आर द सेपरेट क्लास ऑफ ड्रग यूज ड्यूरिंग इंटूबेशन एंड सर्जरी टू रिड्यूस द नीड फॉर एनेस्थीसिया एंड फैसिलिटेट इंटूबेशन, यानी कि ये एक टाइप की ड्रग है जिसका यूज हम इंटूबेशन। अब इंटूबेशन क्या है, तो इंटूबेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सपोज करो आपके पास कोई पेशेंट है जिसका आप ऑपरेशन करते हो, तो इस प्रोसेस में हम उसकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसके माउथ से अंदर जाता है और उसमें इसकी टोटली पेशेंट की ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है, तो ये इंटूबेशन है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टाइप की ड्रग है जिसमें इंटूबेशन और सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की नीड को कम करने में ये हेल्प करता है। इसके लिए हम मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं। स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट आर आल्सो यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ स्पास्टिसिटी इन न्यूरोमस्कुलर डिजीज, यानी कि स्केलेटन मसल्स में भी इसका यूज होता है पेन को कम करने के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर एक डेफिनेशन और है, जो स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट आर ड्रग डेट एक्ट पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मसल्स फाइबर इटसेल्फ और सेंट्रली इन द सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस टू कॉज पैरालाइज और रिड्यूस मसल स्टोन, यानी कि इनका जो यूज होता है वो पेरिफेरली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होता है और ये सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पे वर्क करते हैं इन केस ऑफ पैरालिसिस और रिड्यूस मसल स्टोन। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या है कि इनका जो यूज होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस में होता है ड्यूरिंग द पैरालिसिस और मसल स्टोन। उसके बाद फिर आपका आता है ये मसल्स स्पाज्म में भी हेल्प करती है, यानी कि जब मसल्स जो होती हैं वो ऐठन आ जाती है, स्पाज्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये जब यूज होती हैं सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पे, जब ये यूज होती हैं तो पेशेंट में कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। उसके बाद फिर क्या है, द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आर यूज प्राइमरली इन कंजक्शन विद जनरल anesthetic to provide muscles relaxation for surgery, while centrally acting muscles relaxant are used mainly for painful muscles spasm and spastic neurological condition। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो क्या करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जनरल एनेस्थेसिक जैसी कंडीशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। उसके बाद फिर ये है क्या है, पेनफुल जो मसल्स स्पाज्म होती हैं उसमें क्या करते हैं, पेन को कम करती है। ठीक है, मसल्स स्पाज्म यानी कि मसल्स का ऐंठना, उसको ये रिलैक्स मूवमेंट में करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एज यूजुअली क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल
एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, तो कितने टाइप से इसको क्लासिफाई, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, ठीक है, जिसमें आप हमारा आता है नॉन डीपोलराइजेशन ब्लॉकर और डीपोलराइजेशन ब्लॉकर। तो एज यूजुअल ये भी आपको नेम से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप यहाँ से या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है वो है हमारा डी ट्यूबरक्यूरिन। डी ट्यूबरक्यूरिन इज ऑल्सो नोन एज क्यूरे। क्यूरे क्यों बोला जाता है ये आपको अभी पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डी ट्यूबरक्यूरिन की। ये क्या होते हैं? नॉन डीपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं और ये किसके साथ इंटरफेयर करते हैं? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के साथ इंटरफेयर करते हैं। डी ट्यूबरक्यूरिन इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम क्यूरे। और इसी ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? क्यूरे। क्यूरे क्या होता है? एक एल्कोलॉइड फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? क्यूरे बोला जाता था। जिसका यूज क्या होता था पहले टाइम में, यानी कि प्राचीन टाइम में क्या होता था, अगर किसी भी जानवर को मारने के लिए हम तीर का यूज करते थे, तो क्यूरे को क्या किया जाता था, इसको तीर का जो आगे वाला पोर्शन होता था उस पे लगा दिया जाता था और वो पॉइजन का काम करता था, तो इसलिए ये क्यूरे के नाम से भी जाना जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है, अदरवाइज हाइपोटेंशन माइट अकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एंटी हिस्टामिनिक है, ठीक है, और ये क्या करता है? पर्टिकुलर हाइपोटेंशन को आकर कर सकता है। उसके बाद वीक ब्लॉकेज ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, और ये एडिनल मेडुला को भी क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ये इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। डोज की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 15 और 20 mg डोज आर अवेलेबल और डोज शुड नॉट एक्सीड 400 mg, यानी कि 400 mg से आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन में हाइपोटेंशन के साथ यूज कर सकते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म में यूज कर सकते हैं, रैशेज में यूज कर सकते हैं, वॉमिटिंग में यूज कर सकते हैं। वॉमिटिंग में क्या है? पैरालिसिस ऑफ स्पिंचर एंड डिप्लोपिया कैन बी देयर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मसल्स, यानी कि पैरालिसिस ऑफ स्पिंचर और डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या है? एक मेडिकल टर्म है जिसमें है क्या होता है, एक सिंगल इमेज पेशेंट को डबल विजन में दिखती है, तो इन कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किसके साथ आप यूज नहीं करोगे, तो इसमें जो है आपका मोस्टली रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, इम्फाइसीमा और ब्रोंकियल अस्थमा के साथ हम यूज नहीं करेंगे और रीनल डिजीज के साथ हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओपोइड एनाल्जेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है। ओपोइड एनाल्जेसिक को पढ़ने से पहले देखेंगे एनाल्जेसिक क्या होते हैं। तो एनाल्जेसिक कौन से होते हैं? एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती हैं जो पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अब जो एनाल्जेसिक होते हैं वो 3 कैटेगराइज में होते हैं। फर्स्ट होता है ओपोइड एनाल्जेसिक। तो ओपोइड एनाल्जेसिक क्या करते हैं? ये पेन को रिड्यूस करते हैं, प्लस ये क्या करेंगे? पेशेंट को नींद का फील कराएंगे, यानी कि पेशेंट को नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा। और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा नॉन ओपोइड्स। नॉन ओपोइड्स में पेशेंट का जो पेन है वो तो डेफिनेटली रिड्यूस होगा, बट उसको नींद नहीं आएगी। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी में आता है एनाल्जेसिक, जो है एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होते हैं? जो किसी के साथ दिया जाता है। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी है जिसमें हमें एक कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, ओपोइड एनाल्जेसिक। तो जो ओपोइड एनाल्जेसिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओपियम इज ए डार्क ब्राउन सेनियस मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी। तो जो ओपियम है वो डार्क ब्राउन होता है और ये पॉपी से बना हुआ होता है। पॉपी की इसका पर्टिकुलर पार्ट है, एक प्लांट है पेपेवर सोमनिफेरम, इसका ये इस प्लांट का पॉपी से ये मिलके बना होता है। ए फार्मासिस्ट आइसोलेट द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ओपियम इन 1806 एंड नेम इट मॉर्फिन आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम मॉर्फियस। तो यानी कि एक फार्मासिस्ट ने 1806 में क्या किया था, ये जो इसका ओपियम का प्रिंसिपल था उसको एक्टिवेट किया था और इसका नाम क्या पड़ा? मॉर्फिन। ये जो मॉर्फिन इसका नाम पड़ा है ये आपके ग्रीक गॉड के नाम से पड़ा है, उनका नाम मॉर्फियस था, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, तो उनके ऊपर ही इसका नाम पड़ा है मॉर्फिन। और मॉर्फिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जिसको हम नार्कोटिक कैटेगरी में भी रखते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैव बीन डेवलप्ड विद मॉर्फिन लाइक एंटागोनिस्ट एंड मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड आए जिनको मॉर्फिन लाइक बोला गया। वो काम भी क्या करते थे? मॉर्फिन लाइक काम करते थे, ठीक है, उनका जो वर्क था वो मॉर्फिन की तरह ही वर्क करते थे। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आए जो सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक थे।
compound that are derived from opium or are chemically related to morphine are called opiates। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो या तो ओपियम से डिराइव्ड किए गए हैं या फिर मॉर्फिन से केमिकली रिलेट करते हैं उनको ओपिएट्स बोलते हैं। while all those having morphine like action, यानी कि ये कैसा एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, लाइक मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन लाइक एक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ केमिकल नेचर आर कॉल्ड ओपोइड्स, और इनको क्या बोला जाता है, इनको पर्टिकुलर ओपोइड्स भी बोला जाता है। तो ये क्या है, मॉर्फिन लाइक एक्शन ही प्रोड्यूस करेंगे। और सबसे पहले जो डिराइव्ड हुआ था वो कब हुआ था, 1806 में हुआ था। किसके ऊपर इनका नाम पड़ा था, ग्रीक गॉड के ऊपर इनका नाम पड़ा था, जिसने मॉर्फिन को सर्च किया था। उन्होंने मॉर्फिन को पर्टिकुलर बताया था जिनका नाम था मॉर्फियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है कि किसके नाम पे मॉर्फिन का नाम पड़ा था, तो मॉर्फियस के नाम पे इनका नाम पड़ा था। और उसके बाद तो बहुत सारे सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक कंपाउंड आए जो मॉर्फिन लाइक वर्क करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक। एज यूजुअल आपको इनको याद रखना है। नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक ओपोइड्स होते हैं और सिंथेटिक ओपोइड्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेचुरल में आता है वो आता है हमारा मॉर्फिन और कोडीन। इनके बारे में हमें पढ़ना भी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद कुछ बेसिक मेडिसिन है जिनको आपको याद रखना है। तो एज यूजुअल आपको मैंने बता दिया है कि किस टाइप से आपको इनको याद रखना है। आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, राइट अप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये क्या है, ड्रग के नाम है, इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है। हाँ, कैसे ये काम करती है, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो हम आगे आपको बताएंगे। नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड में सबसे पहला आता है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है, होते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है, यानी कि अगर आप इनको लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो आपको हैबिट हो सकती है। ठीक है, और टेक मॉर्फिन एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको प्रॉपर डोज में इसको लेना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्यादा लें। प्लस अगर आप मॉर्फिन को रखते हैं, यानी कि नार्कोटिक का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही कोई भी मॉर्फिन का यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद मॉर्फिन इज एन ओपोइड एंड एगोनिस्ट यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ मॉडरेट टू सर्व एक्यूट और क्रॉनिक पेन। जो मॉर्फिन का यूज होता है वो एक्यूट और क्रॉनिक पेन को रिड्यूस करने में होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मैं बात करूं तो मॉर्फिन इज इन ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड ओपिएट नार्कोटिक एनाल्जेसिक। फटाफट से आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ओपिएट्स हम किनको बोलते थे, यानी कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया है ओपिएट्स किसको बोलते थे। तो फटाफट से मुझे कमेंट्स करके आप इसका मुझे आंसर दो। ठीक है, डोज की अगर मैं बात करूं तो जो टैबलेट है, टैबलेट को हम देंगे पर्टिकुलर, क्योंकि ये शेड्यूल में आती हैं। इनको ऐसे ही कोई भी नॉर्मल नहीं रख सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। ठीक है, तो जो टैबलेट है वो आपका 15 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ओपोइड नेविव पेशेंट, जिसमें आप ले सकते हो 5-10 mg 4 आवर्स के लिए, यानी कि स्पेसिफिक डोज रेंज होगी और आवर्स के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। अगर आईवी के थ्रू आप यूज करते हो तो इतना इतना पर आवर्स के अकॉर्डिंग इसमें आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डोज आप राइट डाउन कर सकते हो और ये पर्टिकुलर आवर्स के ऊपर यानी कि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में क्या क्या है, मॉर्फिन इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक मॉडरेट टू सर्व पेन, यानी कि हम इसको क्रॉनिक पेन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मस्कुलोस्केलेटल पेन में यूज कर सकते हैं, यानी कि जब स्केलेटन मसल्स में पेन होते हैं तब। एब्डोमिनल पेन में यूज कर सकते हैं, चेस्ट पेन में यूज कर सकते हैं, आर्थराइटिस और हेडेक में यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस और इंक्रीजिंग स्वेटिंग, ड्राई माउथ में हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कोडीन। कोडीन क्या है, कोडीन इज एन ओपिएट एंड प्रोड्रग ऑफ मॉर्फिन, मेनली यूज टू ट्रीट पेन, कफ एंड डायरिया। तो जो कोडीन होते हैं वो ओपिएट होते हैं। ओपिएट कौन से होते थे, जो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते थे और मॉर्फिन लाइक एक्शन प्रोड्यूस करते थे। इसका जो यूज है वो पेन में, कफ में और डायरिया में यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड नेचुरली इन द सैप ऑफ द ओपियम पॉपी पेपर सोमनिफेरम, यानी कि इसको अगर नेचुरली कहाँ से डिराइव किया जाता है, ओपियम पॉपी से, पेपर सोमनिफेरम से इसको डिवाइड किया जाता है। इट इज टिपिकली यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ पेन, यानी कि इसका जो यूज होता है वो पेन को मॉडरेट करने के लिए यूज होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो इट वर्क बाय चेंजिंग द वे द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड टू पेन। तो ये क्या करता है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के प्रति जो पेन होता है उसको क्या कर देता है, उसकी जो प्रतिक्रिया है यानी कि उसकी जो एक्शन मोमेंट है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा और अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा।
डोज की अगर मैं बात करूँ तो ये शेड्यूल सेकंड में आता है। आपने जूरिस में भी पढ़े होंगे शेड्यूल्स, उसमें क्या शेड्यूल सेकंड में आता है। आप इसको 15 mg, 30 mg, 60 mg आप इसको यूज कर सकते हैं, डिपेंड द डोज कैलकुलेशन। और आपको अगर इसको सेल करना है तो आपके पास पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेशन। कोडीन इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक मॉडरेट टू सर्व पेन, यानी कि इसका जो यूज होता है वो पेन के मैनेजमेंट, क्रोनिक पेन के मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें इसमें सिमिलर है जो मॉर्फिन में भी थी, जैसे लाइक मस्कुलर स्केलेटन पेन में इसका यूज होता है, एब्डोमिनल पेन में, चेस्ट पेन में, अर्थराइटिस और हेडेक में इसका यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सेम रहेंगे मॉर्फिन की तरह, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस और इंक्रीज स्वेटिंग। तो ये इनके क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हमें जो पढ़ना है वो है चैप्टर 5 आपके फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में हमें पढ़ना है, एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में, एंटी एरिथमिक ड्रग और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो पर्टिकुलर इन सारे टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, प्लीज उसका रिस्पॉन्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।